नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस क्लासेस। आज हम लोग 9 अगस्त 2020 के समाचार पत्रों में से लिए गए खबरों को हम लोग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। विभिन्न समाचार पत्रों से हमने खबरों को लिया और उनको क्वेश्चन के फॉर्म में बनाया। यानी आपकी परीक्षा चाहे वह बैंकिंग, एसएससी, दिल्ली पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, सभी प्रकार के यानी ऑल इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, यानी जितने भी महत्वपूर्ण सरकारी नौकरियों के लिए यह लाभदायक सिद्ध होगा। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक नया स्लोगन दे दिया, गंदगी भारत छोड़ो। जैसा कि कल हम लोगों ने बात किया था क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 याद है आप लोगों को? कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें करो या मरो का नारा, डू और डाई, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। तो उसी की तर्ज पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन के तहत यानी एक इंटरैक्टिव अनुभव केंद्र यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य केंद्र का उन्होंने उद्घाटन किया। अब यहीं पर प्रश्न बन जाएगा, स्वच्छ भारत मिशन पर एक इंटरैक्टिव अनुभव केंद्र कहां स्थापित किया? तो पूछ लेगा 4 शहरों के नाम, नई दिल्ली, वाराणसी, आपको दे देगा मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो इसमें आंसर क्या लगाएंगे? नई दिल्ली में किया। फिर ध्यान रखेंगे, इसी में पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है कि ए ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी द राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर अप्रैल 10, 2017। तो यह जो है महात्मा गांधी के करो या मरो का जो नारा उन्होंने दिया था, और सबसे महत्वपूर्ण जो 1942 में क्या था? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो उसी पर आधारित स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता केंद्र का लोकार्पण किया और पीएम ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी याद किया। यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो की तर्ज पर क्या है? गंदगी भारत छोड़ो अभियान का आगाज किया। तो इस तरह से राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र कहां खोला गया? नई दिल्ली में। याद रखेंगे ये पॉइंट। अब हम लोग इसी में देखिए 8 अगस्त 1942, इसकी कल हम चर्चा कर चुके हैं। तो गंदगी भारत छोड़ो अभियान यह किसका है? नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश को कमजोर बनाने वाली बुराइयां भारत छोड़े, इससे अच्छा और क्या होगा। इस सोच के साथ पिछले 6 साल से देश में गरीबी भारत छोड़ो, खुले में शौच की मजबूरी भारत छोड़ो, पानी के लिए दूर दर भटकने की मजबूरी भारत छोड़ो का एक व्यापक भारत छोड़ो अभियान चल रहा है। इसी में एक पॉइंट और जोड़ते हुए उन्होंने क्या कहा? गंदगी भारत छोड़ो। समझ में आई बात? और याद रखना दोस्तों कि यह अगस्त 8 to 15 यानी एक साप्ताहिक कार्यक्रम है, फ्री इंडिया ऑफ गार्बेज, यानी भारत को कचरा मुक्त बनाना है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मॉरिशस डिक्लेयर एनवायरमेंटल इमरजेंसी। दोस्तों मॉरिशस आप पहले सुन लीजिए, मॉरिशस के साथ हमारे देश के सांस्कृतिक, राजनैतिक और सभी प्रकार के संबंध बहुत अच्छे हैं। यानी प्रत्यक्ष विदेश निवेश जो होता है एफडीआई में सबसे ज्यादा जो प्रवाह होता है प्रतिशतता के आधार पर कहां से है? मॉरिशस। आइए यहां मानचित्र में देखिए, ये सेशेल्स है, ये भी आइलैंड कंट्री है, ये मेडागास्कर है। इन सब की राजधानी याद रखा करिए। मेडागास्कर की राजधानी जैसे एंटानारावियो, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। तो यह मॉरिशस से संबंधित यह खबर है। यहां पर एक जापानी जहाज, जिसका नाम क्या था? यह भी पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग। इस जापानी जहाज का नाम एमवी वाकाशियो था। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो यह मॉरिशस में जापानी जहाज एमवी वाकाशियो टकरा जाने की वजह से यहां पर 4000 टन जो ईंधन ले जा रहा था यह पोत, निचले हिस्से में दरार आ गई, जिसकी वजह से यहां पर वह ईंधन फैल गया, जिसकी वजह से पर्यावरण अवक्रमित हो रहा है और जिसकी वजह से मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने आपातकाल घोषित कर दिया। दोस्तों याद रखिएगा, यह 13 लाख की आबादी वाला देश है और वो भी क्या है? द्वीपीय देश है, आइलैंड कंट्री है। और वो कहां स्थित है? हिंद महासागर में। यहीं आप देखिए ना, डियागो गार्सिया
चागोस आर्कियोप्लेगी है, तो डियागो गार्सिया द्वीप, यहाँ पर अमेरिका का कब्जा है, यानी ब्रिटेन से लीज पर लिया हुआ है। यहाँ पर 3 लाख से अधिक सैनिकों को वह रखा है। क्योंकि हिंद महासागर, इसको रत्न गर्भा कहा जाता है, यही कारण है कि विश्व की ललचाई निगाहें आज हिंद महासागर की ओर देख रही हैं। तो विश्व के विकसित देश इस हिंद महासागर की ओर नजर गड़ाए हुए हैं। तो इन सब देशों का बड़ा महत्व है, चाहे वो सेशल्स हो, चाहे मेडागास्कर हो, चाहे मॉरिशस हो, या यहाँ पर मालदीव देख रहे हैं, श्रीलंका है। भारत तो 3 ओर से देख ही रहा है, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति भारत की रहती है। तो ये तो रही खबर, यहाँ पर पर्यावरण आपातकाल घोषित कर दिया गया है। और दोस्तों याद रखिएगा, इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है। और यहाँ की जो मुद्रा है, अब देखिए भारत से इतने अच्छे संबंध है, मॉरिशियाई रुपया, यानी यहाँ का 1 रुपया बराबर 2 भारतीय रुपया। जैसे सेशल्स का 1 रुपया, सेशल्स रुपया भी, वहां भी, यहाँ भी रुपया चलता है। इस तरह से भी प्रश्न बन जाएगा कि भारत के अलावा और किन किन देशों में रुपया मुद्रा चलती है। तो सेशल्स में भी रुपया है, मॉरिशस में भी रुपया है। तो यहाँ का मॉरिशस का 1 रुपया, अपने भारत का 2 रुपया। तो इसे लैंड ऑफ द ब्लू सी एंड व्हाइट सी कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी 52% जनसंख्या यहां पर हिंदू है। ध्यान रखेंगे, यही कारण है कि यहां पर सरकारें जो बनती हैं कहीं ना कहीं भारतीय निकलते हैं। यानी प्रविंद जगन्नाथ का ही नाम आप देख लीजिए, जो प्रविंद जगन्नाथ हैं, यह भारत के उत्तर प्रदेश के बलिया जिला तो सुना होगा दोस्तों, इसका स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। और चंद्रशेखर सिंह जैसे प्रधानमंत्री भी बलिया से ही निकले थे। और बलिया बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार 1942 में बनाई थी। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा, पैरेलल गवर्नमेंट, पूरा लंदन तक जान गया था बलिया को। तो बलिया जो है, बलिया से चंद्रशेखर सिंह, और वहीं से यह संबंधित हैं कौन? जगन्नाथ, वहां के प्रधानमंत्री। कहां के? मॉरिशस के, याद हो जाएगा। और यहां पर 30% ईसाई लोग हैं, 17% मुसलमान आबादी है। तो यहां से संबंधित प्रश्न क्या सीधे सीधे पूछ लेगा? मॉरिशस की राजधानी क्या है? मॉरिशस की मुद्रा क्या है? मॉरिशस की आय का प्रमुख साधन क्या है? पर्यटन है, टूरिज्म है। यहां के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के किस ओर स्थित है? या इंडियन ओशियन के पूर्व में है या पश्चिम में है? इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। और सबसे अधिक हिंदू आबादी, और याद रखिएगा यहां पर सबसे ज्यादा शिव के मंदिर हैं। शैव धर्म को मानने वाले यहाँ पर बहुत सारी मंदिर का निर्माण किया गया है। तो इसीलिए हमेशा यह देखेंगे, एक तरह से इनकी जो जाति है, ये भी कह सकते हैं यादव जाति से, यह लोग मॉरिशस में गन्ना की खेती के लिए गए थे। और दोस्तों यहाँ पर फ्रांस का आधिपत्य था। 1968 में यह स्वतंत्र हुआ है, ध्यान रखिएगा। और यही कारण है कि देखिए यहाँ आपातकाल में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है कौन? फ्रांस सहायता के लिए उतर आया है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रों। अब हम लोग बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। काजीरंगा नेशनल पार्क, दोस्तों, एज फ्लड वाटर्स इब इन आसाम, हंटर्स किल राइनो फॉर हॉर्न। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, देखिए इसमें दिख रहा है, इसमें चित्र ये। तो काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल? तो वन हॉर्न राइनोसॉर्स, यानी एक सींग वाला गैंडा के लिए जाना जाता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इट इज आल्सो ए टाइगर रिजर्व। 2006 में इसको बाघ अभ्यारण्य भी घोषित किया गया। इसे यूनेस्को की सूची में भी यह डाला गया है। और यह असम के गोलाघाट और नौगांव जिले में स्थित एक राष्ट्रीय पार्क है, यानी कह सकते हैं कि एक यूनेस्को विरासत स्थल भी है। अब दोस्तों यहीं पर UNESCO, ये आपसे सीधे सीधे इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखेंगे, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। तो यूनेस्को की यह जो है हेरिटेज विरासत स्थल के अंतर्गत यह आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो दोस्तों इस समय यहां पर बाढ़ आई हुई है। आप देख सकते हैं असम के लगभग सभी जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। और यहां पर कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। और यहीं पर विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करती है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज माजुली आइलैंड। और ये कौन निर्माण करता है? ब्रह्मपुत्र नदी।
ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों कहां से आती है? मानसरोवर झील के समीप चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसे तिब्बत में सांगपो, चीन में जारलुंग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या दिबांग, और जब म्यांमार से लोहित नदी आकर के मिलती है तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और फिर दोस्तों ये जो है यहां पर देख रहे हैं ना, ये गोलपाड़ा की पहाड़ी से मुड़ जाती है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। इट्स कॉल्ड जमुना, नॉट यमुना, ध्यान रखिएगा। तो जमुना के नाम से इसे जाना जाता है। और यह जो है इस समय बाढ़ से प्रभावित लगभग असम के सभी जिले हो चुके हैं। तो ऐसे में एक सींग वाला गैंडा है, जो हंटर्स हैं, शिकारी हैं, इनके सींग बहुत ही बहुमूल्य बिकती है, इस वजह से लोग शिकार कर रहे हैं, इनकी हत्या कर दे रहे हैं। आए दिन यह केस देखने को मिल रहे हैं, तो ये चर्चा में है। लेकिन आपको याद रखना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है। अब हम लोग बढ़ते हैं मलेरिया बीमारी। यह अब जैसे सीधे आपसे एग्जाम में आ जाएगा कि यह कौन सी डिजीज है, वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, या प्रोटोजोवन डिजीज है, या फंगल डिजीज है, सीधे आपसे पूछ लेगा। तो इसमें क्या आंसर आप लगाओगे? यह प्रोटोजोवन डिजीज है। ध्यान रखेंगे, यह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी, जिसे पैरासाइट कहते हैं, और यह किसके काटने से होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। तो मादा एनाफ्लीज मच्छरों से यह रोग फैलता है। और एंटी मलेरियल दवा का, जैसे कुनैन का नाम सुना होगा, ध्यान रखिएगा, कुनैन की छाल, तो कुनैन का प्रयोग किया जाता है इसकी दवा में। और इसमें क्या होता है? इसमें ठंड के साथ बुखार आता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह मलेरिया वर्ड, यानी मलेरिया वर्ड फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय मैकुलाच, किसके द्वारा यूज किया गया था? मैकुलाच के द्वारा इसे 1927 में यूज किया गया था, इन 1927। ध्यान रखेंगे। और ये याद रखेंगे, रोनाल्ड रॉस ने 1887 में, कब? 1887 में ही मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की थी। यानी अब जो है मलेरिया किसके द्वारा? पैरासाइट, यानी प्रोटोजोवन डिजीज है। आपसे बहुत सारे एग्जाम जैसे आपसे पूछ लेगा टिटेनस, ये किस प्रकार का है? बैक्टीरियल है कि वायरल डिजीज है कि प्रोटोजोवन डिजीज है, कवक जनित बीमारी है, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछ लेगा। तो टिटेनस क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, बैक्टीरियल डिजीज याद करने का आपको मैं तकनीक बताता हूं कि उसमें जो है बैक्टीरिया के नाम पीछे, जैसे आप देखिए टीबी है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, तो ट्यूबरक्लोसिस क्या कहते हैं? टीबी को। इसी तरह से टिटेनस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, तो साथ में नाम जुड़ा हुआ है ना। अब देखिए वायरस, जैसे एड्स क्या है? यह विषाणु जनित बीमारी है, वायरस जनित बीमारी है। ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से एक ऐसे लिस्ट बना लीजिए, ऐसे टेबल बना लीजिए, विषाणु जनित बीमारियां, बैक्टीरियल डिजीज, कवक डिजीज, फंगल, इस तरह से आपको याद हो जाएगा और सीधे सीधे आपकी परीक्षा में आ जाता है प्रश्न। अब देखिए यहां पर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवले, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम नॉलेसी, यह इतने 5 प्रकार के मनुष्य में यह पाए जाते हैं मलेरियल। और इसकी जो एंटी मलेरियल दवा के प्रकार हैं, जैसे मैंने बताया कुनैन की गोली, इसी तरह से एटोवाक्वोन एंड प्रोजेनिल और मफ्लोक्वाइन, क्लोरोक्वीन, प्रोजेनिल, आजकल देख रहे हैं ना क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन मेडिसिन है, खूब चर्चा में है क्योंकि वह कोरोना वायरस में भी दी जा रही है। तो यह मलेरिया के लिए दिया जाता है, इसका एक कोर्स होता है। और दोस्तों इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यानी तिल्ली हमारा, और ये सुसुप्तावस्था में चला जाता है। स्प्लीन सुना होगा, ऐसे होता है, अंदर जाके यहां पर सुसुप्तावस्था में ये चिपक जाता है और जब व्यक्ति फिर कमजोर पड़ता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। और यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर दलदली, यानी आप देखते हैं जैसे अपने भारत में सबसे ज्यादा यह उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्रों में, क्योंकि वहां तराई बेल्ट, तराई रीजन में मलेरिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, इस तरह के मच्छर जहां पर ज्यादा डेवलप होंगे, इस तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं। इसी तरह से अफ्रीका महाद्वीप के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, आपको पता ही होगा अफ्रीका महाद्वीप में एक ऐसा महाद्वीप है कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर इमेजिनरी लाइन पासेस थ्रू अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यानी विश्व का एक ऐसा मात्र महाद्वीप है जहां से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्रों में यह मलेरिया नामक बीमारी पाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे, यह महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीधे सीधे पूछ लेगा, इन दवाओं के नाम दे देगा कि मलेरिया में निम्नलिखित में से कौन सी दवा प्रयुक्त होती है, ऐसे प्रश्न आ जाएगा।
अब नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स से संबंधित है, केवी कामत कमेटी। आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, उसके पूर्व सीईओ रहे हैं केवी कामत, का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो कोविड-19 महामारी के कारण जो प्रभावित हो रहे हैं लोग, तो ऋणों के पुनर्गठन हेतु यानी रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स के लिए जो है उसके इंपैक्ट को, उसके प्रभाव को देखते हुए आरबीआई ने एक समिति का गठन किया है जिसे केवी कामत कमेटी कहते हैं। सीधे आपके एग्जाम में आ जाएगा कि केवी कामत कमेटी इज रिलेटेड टू विच सेक्टर, किससे संबंधित है। तो यह 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है, किसके नेतृत्व में? केवी कामत के। तो यह महत्वपूर्ण है, आपके वन लाइनर है, इसको ध्यान रखिएगा। और इस समिति का जो तात्कालिक कार्य है वित्तीय मापदंडों की एक सूची की सिफारिश करना, यहां पर यह पॉइंट दिया गया है, ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है द एक्सपर्ट कमेटी शैल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 30 डेज, ये बहुत महत्वपूर्ण, 30 दिन के अंदर विशेष समिति जो है अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी। तो यह जो है आरबीआई, और आरबीआई के बारे में जानते हैं, आरबीआई के गवर्नर कौन है, सीधे सीधे याद रखना, शक्तिकांत दास। और ये कौन से हैं, ये भी पूछ लेता है, 23वें हैं, 24वें हैं, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, 23, 24, 25, तो 25वें गवर्नर हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, यानी आरबीआई एक्ट, ये ध्यान रखिएगा, आरबीआई एक्ट 1934। और इवन ये भी कहा जाता है 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। अब हम लोग अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। यूनेस्को रिकॉग्नाइज 2 ओडिशा विलेजेस एज सुनामी रेडी, यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक, फिर से आ गया देखिए यूनेस्को। इसका फुल फॉर्म कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक संगठन, कह सकते हैं सांस्कृतिक संगठन। देखिए ये यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, एजुकेशनल मतलब शैक्षिक, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? सांस्कृतिक संगठन। तो ये जो उड़ीसा के गांव हैं वेंकापतिपुर और नोलिया शाही, उड़ीसा के गांव को सुनामी रेड्डी के रूप में मान्यता दी है। और ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा का यह, अब उड़ीसा देखिए कहां है मानचित्र में, अगर देखा जाए तो तटीय क्षेत्र पर है कि नहीं। और यहां पर यह चक्रवात सुपर साइक्लोन अभी कुछ दिन पहले ही आया था, आप लोगों ने देखा था, अम्फन चक्रवात का नाम सुना है ना। जितने भी डिजास्टर हैं उनको एक जगह हम लोग करेंगे, तो ध्यान रखिएगा उसको हम एक साथ करेंगे। जैसे अम्फन चक्रवात आया था, तो सुपर साइक्लोन 1999 के बाद, यानी 1999 के बाद यह सबसे तीव्र वेग का चक्रवात था, अम्फन चक्रवात। तो यह पहला राज्य बन गया है, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, जिसका गांव जो है यूज हो रहा है, देख रहे हैं ना, ऐसा गांव है जिसके, और वो गांव के नाम याद रखना, वेंकापतिपुर और नोलिया शाही, ध्यान रखेंगे। अब देखिए द कंट्री बिकम द फर्स्ट इन इंडियन ओशियन रीजन। अब देखिए दोस्तों, ये भारत हमारा, ये उड़ीसा यहीं पर है, और ये सब क्या है? इंडियन ओशियन का ही तो पार्ट है। तो इंडियन ओशियन रीजन टू अचीव द हॉनर फ्रॉम द इन्वायरमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन, यानी आईओसी ऑफ यूनेस्को, यानी यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग के सम्मान हासिल करने वाला यह हिंद महासागर, यानी पूरा हिंद महासागर का यह पहला देश बन गया है। कौन? हमारा भारत। तो यह उड़ीसा को सुनामी की तैयारियों के लिए रोल मॉडल बनाएगा, यानी इट विल मेक उड़ीसा ए रोल मॉडल ऑफ सुनामी प्रिपेयर्डनेस, याद रखेंगे। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आईओसी के बारे में भी मैंने दे दिया है, इसको ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को के कार्यकारी सचिव और सहायक महानिदेशक व्लादिमीर रेबिनिन हैं, ध्यान रखेंगे। और एक और याद रखिएगा, यूनेस्को के बारे में भी याद रखिएगा, आंद्रे अजोले फ्रांस की दूसरी महिला हैं जो कि इसकी डायरेक्टर हैं, महानिदेशक। और 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहां है? पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। और यह किस नदी के किनारे बसा है? विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सीन रिवर, याद रखेंगे। और इसी तरह से अबाउट उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी OSDMA, यह इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? प्रदीप कुमार जेना। और इसका कार्यालय कहां, हेड ऑफिस भुवनेश्वर है, उड़ीसा की कैपिटल है, ध्यान रखेंगे। और यहीं पर देखिए उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये कब स्टैब्लिशमेंट, मैंने बताया था ना 1999,
यानी 1999 में जब सुपर साइक्लोन आया था, तभी जो है यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना की गई थी सुपर चक्रवात के कारण। तो यहां पर 326 कोस्टल विलेजेस, यानी ये तटीय क्षेत्र है, देख रहे हैं ना, तो 326 जो है तटीय गांव, अर्बन लोकल बॉडीज, इसको सुनामी रेडी ओवर ए ईयर टाइम, यानी एक वर्ष में सुनामी तैयार के रूप में बनाना है इसको। और ध्यान रखेंगे इसकी कैपिटल मैंने आपको बता ही दिया। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। और यहां पर देख रहे हैं ना, यह बंगाल की खाड़ी को स्पर्श कर रहा है, यहीं पर पारादीप बंदरगाह है दोस्तों, आपको पता होगा। और यहीं पर कटक शहर है। कटक शहर किस नदी के किनारे है? विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ महानदी रिवर। और कटक में ही सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। ये सब फैक्ट याद रखिए, आपके एग्जाम में अक्सर आ जाया करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज इन न्यूज, यानी समाचार में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व। अब देखिए, यह व्यक्तित्व दो हैं। अब देखिए, हर हफ्ते अगर हम लोग दो दो व्यक्तित्व भी तैयार करते हैं तो कितने व्यक्तित्व हो जाएंगे? 14। और इस तरह से 6 महीने में कितने हो जाएंगे? तो इस तरह से ये मत सोचना कि सर ने 2 ही दिया है। तो यही धीरे धीरे बूंद बूंद से सागर बनता है, ध्यान रखिएगा। और ये जो आपकी स्टडी भी है, धीरे धीरे सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह होती है। और एक दिन आपकी तैयारी पूर्ण हो जाएगी और आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सेलेक्ट हो गए। तो इसमें आज पर्सनालिटी में मैंने स्पोर्ट पर्सनालिटी लिया है दोस्तों। रोजर फेडरर का नाम आपने सुना होगा। तो रोजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, सुना होगा, बहुत चर्चित खिलाड़ी हैं और 20 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं। ध्यान रखेंगे, इनका फैक्ट है 302 हफ्तों तक यह नंबर 1 पोजीशन पे थे और दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों में इनका नाम लिया जाता है। तो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि रोजर फेडरर, पहली बात ये पूछेगा इसमें, देखिए कि यह किस खेल से संबंधित है, मतलब रोजर फेडरर इज बिलोंग फ्रॉम विच गेम, दे देगा फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, इस तरह से। फिर यह किस देश से हैं? रोजर फेडरर इज बिलोंग फ्रॉम विच कंट्री, सीधे आपसे पूछ लेगा किस देश से संबंधित हैं। तो किस देश से बताओगे? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? बर्न है। ये ध्यान रखेंगे, राजधानियां तो हर मतलब कोई भी न्यूज पढ़िए, साथ में उस देश के बारे में अगर खबर है तो उसकी राजधानी भी याद करते चलिए। आज इनका बर्थडे भी है, ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त को ही इनका जन्म हुआ था। अब बढ़ते हैं हम लोग, अगली पर्सनालिटी है मिस्टर हरदयाल प्रसाद। तो दोस्तों यह बैंकिंग सेक्टर से संबंधित हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी घोषणा की है। किसको? हरदयाल प्रसाद जी को। इनका आप यहां पिक्चर देख सकते हैं। और यह एसबीआई कार्ड में काम कर चुके हैं, इनका अनुभव है। अभी हाल ही में ये 15 जुलाई को, यानी 15 जुलाई 2020 को यह एसबीआई कार्ड के प्रवर्तक, यानी एसबीआई से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, इन्होंने वीआरएस ले लिया। एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया, रिजिग्नेशन दिया और 31 जुलाई 2020 को वो प्रभावी हुआ। तो अभी ये 10 अगस्त को ज्वाइन करेंगे क्या? पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। अब हम लोग स्पोर्ट न्यूज में आज देखेंगे, महत्वपूर्ण खबर है। पूमा कंपनी है, आप लोगों ने देखा होगा, तो यह जर्मनी के खेल सामान और फुटवियर निर्माता कंपनी है। तो यह बीसीसीआई के लिए, यानी बाई किट स्पॉन्सरशिप राइट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, यानी प्यूमा भारतीय क्रिकेट टीम के किट प्रायोजन अधिकार खरीदने की दौड़ में अगर बात की जाए तो सबसे आगे है। कौन कह रहा है? बीसीसीआई। ये ध्यान रखिएगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। तो जर्मनी की खेल सामान और फुटवियर निर्माता कंपनी प्यूमा भारतीय क्रिकेट टीम के किट प्रायोजन अधिकार खरीदने की दौड़ में क्या है? सबसे आगे है, इसका मतलब हुआ। और प्यूमा कहां की कंपनी है दोस्तों? जर्मनी की है। इसमें और भी कंपनियां हैं प्रतिद्वंदी के रूप में। एडिडास, ये देख रहे हैं ना, ये भी आपने सुना होगा, खेल का सामान, कपड़े बनाने वाली, इसका जूता भी आता है, ये भी जर्मन कंपनी है। इसी तरह से नाइकी भी सुना होगा। तो नाइकी भी अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी। आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेगा कि यह किस देश का ब्रांड है, सीधे आपके एग्जाम में आ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका ब्रांड और एक साथ साथ ब्रांड एम्बेसडर, इसको भी हम एक अलग से आपको लिस्ट देंगे
जीके के पार्ट में, और इस तरह से याद, थोड़ा थोड़ा याद, क्योंकि इकट्ठा आप लोग जो ब्रांड एम्बेसडर एक साथ याद करते हैं वो भूल जाता है। ऐसे ही खबरों में याद करते चलेंगे तो आप लगातार देखेंगे कि दो दो चार चार ऐसे करके याद करें, कभी भूलेगा नहीं। तो ब्रांड एम्बेसडर जैसे आप देखिए, इंडियन कैप्टन विराट कोहली एंड स्टार बैट्समैन केएल राहुल आर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा। तो पूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर की भी आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, अक्सर आपके एग्जाम में आ जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। अब हम लोग आज का जो दिन है इतिहास में, यानी 9 अगस्त का दिन महत्वपूर्ण क्यों है, आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। इन 1831 अमेरिका में पहली बार स्टीम इंजन वाली ट्रेन चली थी, यानी फर्स्ट टाइम इन अमेरिका स्टीम इंजन ट्रेन रन, यानी पहली बार यहां पर चली थी। यह फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। और अगला जो पॉइंट है, 9 अगस्त को ही काकोरी कांड क्या था, तो ये 9 अगस्त 1925 को 1925 को 10 व्यक्तियों ने, कितने, 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे ही काकोरी षड्यंत्र या काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। यानी सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्ला खां को दिसंबर 1927 में, कब, 1927 में फांसी दे दी गई एवं सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं और फांसी पर लटक गए थे। दोस्तों याद रखेंगे, कौन, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, यानी संभवतः अशफाक उल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुस्लिम थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। यह भी प्रश्न आया हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला जो है, भारत पाकिस्तान मैत्री संधि पर हस्ताक्षर 1971 में ही। पूर्वी पाकिस्तान पहले कहलाता था। 1971 में किसका आगाज हुआ, बांग्लादेश का। तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत की कौन थी, इंदिरा गांधी। उन्होंने युद्ध हुआ जिसमें पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक नए देश के रूप में अवतरण हुआ, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसी का था, तो उस देश के प्रधानमंत्री का और उस देश की सेना का। 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण कराया था। फिर उसके बाद दोनों देशों के बीच मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए। और दोस्तों इसके बाद आता है वर्ल्ड ट्राइबल डे, आदिवासी दिवस। दोस्तों आदिवासी का मतलब क्या होता है, तो ये जो आदिवासी शब्द है, 2 शब्द, आदि और वासी, इसका अर्थात है मूल निवासी या वनवासी या जंगलों में रहने वाले, उससे लिया गया है। और भारत में आदिवासी यानी इन आदिवासियों का पिता जिनको कहा जाता है, ठक्कर बप्पा को कहा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र ने आदिवासियों के भले के लिए यह जो है दिवस मनाने की बात की थी, कब, 1982, 1982 से, यानी 9 अगस्त को यह दिवस 9 अगस्त 1982 से मनाया जा रहा है। और विश्व आदिवासी दिवस, दोस्तों हमारे देश में भी आदिवासियों की संख्या भारत की कुल जनसंख्या में 8.6%, यानी 10 करोड़ से अधिक जनसंख्या जनजातियों की है। सबसे अधिक जनजातियों वाला राज्य कौन सा है, जनसंख्या के आधार पर, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ध्यान रखिएगा, और परसेंटेज वाइज, पॉपुलेशन वाइज। तो पॉपुलेशन वाइज एमपी में है, परसेंटेज वाइज मिजोरम में है, लक्षद्वीप में है। अगर यूनियन टेरिटरी स्टेट लिया जाए तो लक्षद्वीप में 94.8%, जबकि मिजोरम में 94.4% जनजातियां पाई जाती हैं। याद रखेंगे दोस्तों, तो यह जो है याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अब इसमें जैसे भारत में महत्वपूर्ण जनजातियां, वो भी जनजातियों वाले चैप्टर में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। जैसे भारत के प्रमुख आदिवासी गोंड, मुंडा, सहारिया, अगहरिया, संथाल, मीणा, उरांव, बिरहोर, बहुत सारी 550 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। और ये प्रकृति के पूजक होते हैं, ये नेचर से प्यार करते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। तो यह जो है कह सकते हैं कि ये जीव जंतु, पर्वत, नदियां, नाले, खेत, इन सभी की पूजा करते हैं, क्योंकि यह प्रकृति की गोद में ही रहते हैं। दोस्तों इसके बाद है नागासाकी डे।
दोस्तों 6 अगस्त को हम लोगों ने चर्चा की थी और 9 अगस्त। अक्सर स्टूडेंट हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं 6 और 9 में कि नागासाकी दिवस कब मनाया जाएगा, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा हिरोशिमा, अब ABCD में H पहले आएगा कि N, याद करने की मैं टेक्निक बता रहा हूं। तो H फॉर हिरोशिमा 6 अगस्त पहले आएगा कि 9, तो हिरोशिमा 6 अगस्त और 9 अगस्त यानी नागासाकी। कभी भूलेगा नहीं, अक्सर बच्चे गलतियां कर देते हैं, खासकर जो बिगिनर्स होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, नागासाकी दिवस यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने नागासाकी पर भी परमाणु बम हमला किया था। तो ये हो गया आज के इतिहास का दिन। अब हम लोग बात करेंगे, लेट अस टॉक अबाउट सम फैक्ट्स। तो 1919 इंडिया गवर्नमेंट एक्ट, इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्या थे, वाइसराय उस समय थे, और मॉन्टेग्यू साहब क्या थे, राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो राज्य सचिव थे। तो भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी सिस्टम की व्यवस्था, डायरकी सिस्टम प्रोविंस अंडर द गवर्नमेंट एक्ट 1999। तो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था इसी समय दोस्तों याद रखिएगा, जो वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा है, तो राज्य परिषद और विधान परिषद कह सकते हैं विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि वर्तमान में इसको क्या कहा जा रहा है, लोकसभा। तो 1919 में जो सीटों की संख्या थी 145 थी, जिसमें से 104 सदस्य जो थे वह निर्वाचित होते थे और 41 मेंबर जो थे वह मनोनीत होकर के आते थे यानी नॉमिनेटेड। इसी तरह से राज्य परिषद में, और दोस्तों इसका जो कार्यकाल हुआ करता था, याद रखिए केंद्रीय विधानसभा का यह 3 वर्षों का था। ये फैक्ट है, इनको याद रखिएगा। इसका जो टेन्योर था वो 3 ईयर का था। इसी तरह से राज्य परिषद, स्टेट काउंसिल जो वर्तमान में राज्यसभा है, तो यह इसमें सीटों की संख्या 60 थी। तो यहां पर आप देख रहे हैं ना, 34 व्यक्ति राज्य परिषद में निर्वाचित होते थे और 26 व्यक्ति जो है मनोनीत होकर के आते थे। 60 सीटें थी। तो दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू हुई, और द्वैध शासन यानी द्वैध शासन प्रणाली का जनक जो है फ्रांस के लियोनॉस कार्टिस को कहा जाता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही लोक सेवा आयोग, अब IAS का एग्जाम इंडिया में ऑर्गेनाइज होगा, और 1926 में स्थापना हुई थी। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी यही मिला था। अब भारत सचिव भारतीय बनाए जाएंगे। यह सब परिवर्तन कब हुआ, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत। फिर उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है 1935, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सोचो, हमारे संविधान का 2/3 भाग, 2/3 हिस्सा किससे लिया गया है, तिहाई हिस्सा इसी से 1935 के इंडिया गवर्नमेंट एक्ट। तो इसमें प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया, सेंटर केंद्र में जो है द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई, और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु बर्मा भारत से अलग हुआ, RBI की स्थापना हुई, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई, और 1935 अधिनियम के तहत ही 321 यानी 321 आर्टिकल एंड 10 शेड्यूल, यह जो अनुसूचियां थी इस अधिनियम के तहत, बताया आपको, प्रांतीय स्वायत्ता को समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखेंगे, संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई थी 1935 एक्ट के तहत, और 2 अक्टूबर 1937 से सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है वर्तमान में शुरू हो गया था। तो इस तरह आप देख सकते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश, 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। कब, संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश इन 1935 एक्ट, और जो कि कार्य में कब से आया, 1937 से। ध्यान रखेंगे, और इस तरह से भारत परिषद इंडिया काउंसिल एक्ट का भी अंत हुआ, यह महत्वपूर्ण है, और RBI की भी स्थापना हुई थी 1935 में ही। ध्यान रखेंगे, तो यह जो है महत्वपूर्ण था। अगला है 1947 का, इसको स्वतंत्रता अधिनियम, इसे माउंट बेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है, इसे डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं। तो माउंट बेटन योजना के तहत यानी 2 देशों में बंट गया, भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बनेंगे, और इस योजना के तहत अंग्रेजों ने कहा कि वह ब्रिटिश सरकार सत्ता जो है आप दोनों देशों को सौंप देगी। तो इस तरह से भारत एवं पाकिस्तान 2 राज्य यानी 2 अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल के सलाह से की जाएगी। समझ में आई बात, यानी
अब यहां पर संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, जब तक संविधान सभा का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करेंगी। तो इस तरह से 1947 का अधिनियम था, इसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, तो यह महत्वपूर्ण बिंदु था। अब हम लोग आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन में तेजी से आंसर दीजिएगा आप लोग, मैं इसीलिए हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, आप लोग खुद ढूंढिए इसमें उत्तर क्या होगा। तो गंदगी भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की तर्ज पर हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने गंदगी भारत छोड़ो का नारा दिया, तो वह कौन है? नरेंद्र मोदी। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मॉरिशस? मॉरिशस की कैपिटल क्या है? दोस्तों पोर्ट लुइस है। याद रखेंगे। माले तो मालदीव की है, सेशल्स की है विक्टोरिया, पोर्ट ऑफ प्रिंस और पोर्ट ऑफ स्पेन, यानी पोर्ट ऑफ प्रिंस जो है राजधानी वह है हैती की, और ट्रिनिडाद टोबैगो की है पोर्ट ऑफ स्पेन। ध्यान रखेंगे, राजधानियों को ऐसे याद करिए। कुछ बच्चे क्या होता है, एक दिन कहेंगे आज हम बैठेंगे देश की सभी राजधानियां, विश्व की सभी राजधानियों को हम याद करेंगे। ऐसा कभी मत करिए। इसी तरह से न्यूज पढ़िए और पर डे आप देखेंगे 4 से 5 राजधानियां आपको तैयार हो जाएंगी, ये ध्यान रखेंगे। अगला है क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क विच इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसर्स और विच इज ऑल्सो ए टाइगर स्टेट, बाघ अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व भी है। कब हुआ था? 2006 में। विच इज ऑल्सो ये यूनेस्को हेरिटेज प्लेस, यूनेस्को हेरिटेज स्थल घोषित किया गया है, और वो कहां है? आसाम में है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इज मलेरियल? तो बताया था ना, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोवन। तो प्रोटोजोवन डिजीज है, पैरासाइट है। इसी तरह से जैसे देखिए मसूड़ों में पायरिया हो जाता है, तो वो कौन सी डिजीज है? वो भी प्रोटोजोवन डिजीज है, एंटमीबा जिंजीवैलिस। याद रखिएगा, उस पैरासाइट का नाम है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन, तो विषाणु जनित, जीवाणु जनित रोग, तो यह प्रोटोजोवन डिजीज है, याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना महामारी के कारण किस समिति का गठन किया है? तो शक्तिकांत दास, केवी कामत, तो 5 सदस्यीय है केवी कामत समिति। ठीक है। अगला है, विच कंट्री टेनिस प्लेयर इज रोजर फेडरर? यानी रोजर फेडरर किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? स्पेन के हैं, फ्रांस के हैं, स्विट्जरलैंड के हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर 4 देश है। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। और ये तीनों यूरोपियन कंट्री हैं। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। दोस्तों तो इसमें आंसर क्या होगा? सी होगा, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। अब बढ़ते हैं, टू होम पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, किसको नियुक्त किया गया है? हरदयाल प्रसाद जी को। ध्यान रखेंगे। अगला है, व्हेन इज नागासाकी डे सेलिब्रेटेड? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, 6 अगस्त को क्या? एच यानी हिरोशिमा, एन यानी नागासाकी, और 9 भी एन फॉर 9, याद हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? डी। Who is called the father of डायरकी सिस्टम? यानी द्वैत शासन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो वह है लियोनस कार्टियस, याद रखेंगे, फ्रांस के थे। तो यह आंसर हो गया। अगला है, When was the Reserve Bank of India established? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। अभी कुछ देर पहले ही हमने बताया। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने महत्वपूर्ण खबरों को लिया, साथ साथ फैक्ट्स को भी लिया, और इन फैक्ट्स को जो मैं एक्स्ट्रा बोलता हूं इनको भी नोट करते चलिए। ये नहीं कि जो खबरें हैं न्यूज में उन्हीं को हमें पढ़ना है, उसके साथ आप देखिए हमें बहुत सारी फैक्ट्स भी बताता हूं, उसको भी नोट करते चलिए। यही आपकी परीक्षा में हेल्प करेंगे, यही आपको एग्जाम में सक्सेस दिलाएंगे। दोस्तों इसी तरह से लगातार आप लोग देखते रहिए, और इस कोरोना नामक महामारी के समय यह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, और इसमें रेगुलर आप कहीं भी आप बैठे हों और इस क्लास का आनंद ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक कंप्लीट पैकेज होगा, हर सेक्टर से क्वेश्चन, वो चाहे बैंकिंग सेक्टर का हो, चाहे वह विज्ञान के जगत का प्रश्न हो, वह चाहे हिस्ट्री के जगत का प्रश्न हो, एक एक करके हम लोग इन फैक्ट्स को लेंगे। स्टैटिक पार्ट भी 5-5, 10-10 पॉइंट पर डे डिस्कस करेंगे, यानी करंट विथ पॉलिटी, करंट विथ ज्योग्राफी, इसी तरह से हिस्ट्री के फैक्ट देंगे, इसी तरह से आपको ज्योग्राफी के फैक्ट देंगे, और जो कि आपके एकदम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, यानी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होगा। ध्यान रखिएगा, इधर उधर
कहीं भी नहीं भटकना है, आपको इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करना है और नोट डाउन भी कर लेना है दोस्तों। तो इस तरह से अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी है तो अब हम बात करेंगे कि आप जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि यह क्लासेस अब स्टार्ट हो गई है। जो भी लोग इस समय ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, ऐसे में इस क्लास को जो है एज ए अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं और आप सफल हो सकते हैं। घर बैठे आप सफलता अर्जित कर सकते हैं और आशा करते हैं कि आगामी परीक्षाओं में आप लोग सफलता अर्जित करें। और आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों।